नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह आप सबके सामने लेकर के आया हूँ CGSI का साइंस MCQ का जो सीरीज चल रहा था उसका भाग 20। तो बिना आपका ज़्यादा समय व्यर्थ किए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। और ये वर्दी देखिए और इसको ही अपना लक्ष्य बनाइए और इसको हासिल करने के लिए दिन रात प्रयत्न कीजिए। आपको स्वामी विवेकानंद जी का वो लाइन पता है कि उठो जागो और तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक आप सफल ना हो जाए। तो बस उसी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? तो इसका आंसर है 111। मगर कितनी सारी संख्या रटेंगे आप, है ना। और तो मैं आपको दो टेक्निक बताता हूँ। पहला तो एक जो डैक याद कीजिए, सीरीज बनाना वो याद नहीं करना, आपको बनाना सीखना है। सीरीज बनाइए, सीधा आंसर पुट कीजिए, निकाल लीजिए। दूसरा सॉल्व करना सिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करके देखते हैं। तो बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। आप पहले एक बार देख लीजिए कि जो 7 है उसका आंसर 111 आया है। तो हमारा जो सॉल्यूशन उससे आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए देखिए, 7 का हमको निकालना है। 7 यहाँ पर रखते हैं, और क्योंकि बाइनरी का बात कर रहा है तो 2 से हम यहाँ पे भाग देंगे 7 को, ठीक है। और यहाँ पे हम जो भी शेषफल रहेगा उसको लिखेंगे बस, ठीक है। और उसी से आपका ये जो शेषफल होता है उसी से आपका इसका निर्माण होता है, समझिएगा आप, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि 2 से जब 7 को भाग देंगे तो 2 तिया 6 होता है। तो 2 तिया जिससे भाग दे रहे हैं 2 तिया 6, बचा कितना हासिल है? 1 बचा। 1 लिख दिए यहाँ पे हम, ठीक है। फिर इसको, क्योंकि 2 से बड़ा है ये 3, तो फिर इसको भाग देंगे। जब तक वो 2 से छोटा ना हो जाए तब तक उसको भाग देना है, ठीक है। और छोटा हो जाएगा उसका, फिर उसको जो छोटा होगा तो फिर 0 हो जाएगा, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा वो। तो फिर 3 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2, तो 2 में से 3 3 में से 2 गया 1, ठीक। अब देखिए यहाँ फिर मैंने 2 लिखा और 2 सब ये छोटा है, तो जैसे 2 से भागे जाएगा नहीं, तो 2 शून्यम शून्य, शेषफल भी शून्य हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो शून्य लेना नहीं है। तो यहाँ पे जो शून्य आता है यहाँ से हम चालू करते हैं। कभी भी जो 2 के बाद सबसे छोटा होता है वहाँ चालू करते हैं, और 2 के सामने सबसे 2 से छोटा जो मिलेगा वो डिजिट हम लेते हैं। और सब फिर ये शून्य का तो कोई महत्व नहीं शेषफल वाले का, सीधा जहाँ छोटा है उसके सामने शेषफल मत लीजिएगा, सीधा इसको हम क्रम में लिख देते हैं। तो लिखते हैं 0 पहले ये, फिर 1, फिर ये 1, फिर ये 1। ये हो गया आपका 0 1 1 1। तो ये आंसर आपका, इसका सही आंसर 0 1 1 1 होगा ऐसा करके, ठीक है। तो ये आपने पूरा सॉल्व करना सीख लिया है। और अगर आप लोगों को इतना एग्जाम सॉल्व नहीं करना है, फास्ट करना है, तो उसके लिए श्रेणी बनाना आपको सिखा देता हूँ मैं, ताकि उससे आपका हेल्प हो जाए। चलिए 0 से आपको लिख लीजिए पूरी गिनती। ये आजकल टीचर पढ़ाते हैं मगर ये सब जो पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम स्कूल टाइम में सीखे हैं, इनका रिवीजन नहीं करवाते हैं, ये सब बताते नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों का ये सब आधार खोखला होते जा रहा है। तो आप अपना आधार खोखला मत होने दीजिए, क्योंकि आपको पोस्ट लेने के लिए पढ़ना है ना, तैयारी में उतरने के लिए नहीं। तो इसलिए इन सब चीज़ों का आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि अगर आ जाए तब ना छूटे। नहीं आ रहा तब तो कोई बात ही नहीं है, मगर आ गया तो सिर्फ आपसे बनना चाहिए और छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो इसी भी देखते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 10 की जगह अब ए लीजिए, 10 के बराबर ए का मान होता है, तब 10 लिखिए। चाहिए लिखिए ABCDEF, ठीक है। अब यहाँ पहले आप काम कीजिए, कितने हो रहे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो रहे हैं टोटल नंबर ये। 16 में आप पहले 8 0 4 8 8 में तोड़ दीजिए, 8 0 लगा दीजिए पहले। तीन 3 6 2 8 हो गए। अब यहाँ से आप लगा दीजिए पहले पूरा 0 लगा दीजिए आप, ठीक है। पहले पूरा 0 लगा दीजिए आप, पहले क्रम में पूरा 0 लगा दीजिए आप। चलिए पूरा 0 हो गया। फिर इसका सेकंड क्रम में आते हैं, ये पहला क्रम हो, दूसरे क्रम में हम आते हैं, तो यहाँ 8 0 लगाएंगे। ठीक, 3 3 3 3 6 2 8। फिर यहाँ से 1 1 लगा लेते हैं। फिर 4 4 0 लगाइए, 1 2 3 4, फिर 1 लगाइए 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर 4 लगाइए, 1 2 3 4, फिर 4 1 लगाइए, 1 2
3 4 हो गया। फिर आप दो जीरो लगाइए, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, फिर 2 0 फिर 2 1, फिर 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। अब देखिए 7 का हमने मान देखा था, 7 का मान आपको क्या प्राप्त हो गया, 0 0 1 1 1 मिल गया आपको। सिंपल सी बात, आंसर निकल गया। तो ये श्रेणी आप बना लेंगे तो आप यहाँ से 0 से लेकर के पूरे, आपको अल्फाबेट में पूछे, नंबर पूछे, आप सबका बता सकते हैं। तो ये क्रम बना सीखे हैं। पहले पूरा लाइन 0, फिर 8 0 8 1, 4 0 4 1, 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1, 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1, 1 0 1 1। इस क्रम में आप पूरा श्रेणी बना लेंगे और इससे आप हमेशा सॉल्यूशन करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे जैसे जितने क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है? तो आंसर है इसका 5211। मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊं निकल जाऊं, क्या मतलब है? पहले आपको पता होना चाहिए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता क्या है और उसको ऑप्शन में से फाइंड कैसे करूं मैं। अर्थात सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड वह कोड है जिसका टोटल योग जो है, जो उसमें दिया हुआ है उसका योग 9 आए। इसलिए देखिए इसमें 5 2 7 2 9, ठीक है, 5 2 7 2 9, तो अर्थात ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। तो आप समझिए कैसे पहचानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका भी योग करने पर 9 आ जाए वो सारे जगह सारे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। अब ये क्वेश्चन पूछे चाहे कुछ और नंबर देकर के पूछे, आपको हमेशा याद रहेगा कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या है, जिसका योग हमेशा 9 आता है। तो लिख देता हूं मैं 5 + 2 + 1 + 1 = 9, अर्थात एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है जिसका योग 9 आए, योग 9 आए। तो ठीक है, तो 5 to 1 आपका आंसर हो गया। और इसकी जगह कुछ भी दे सकता है। चलिए, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट कितने का बना होता है आपको पता ही है, 8 द्विआधारी अंकों द्वारा। एक बाइट मतलब 8 बिट, उसी 8 बिट को ही वो द्विआधारी अंकों द्वारा ऐसा लिख के प्रतिरूपण कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? बिट मत फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट का, तो बाइनरी डिजिट से ही बिट निकाला गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ हमारे लिख करके। तो लिखते हैं यहाँ पर हम इंग्लिश में कैसा बना है, बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी से बी लिया है और बिट टी से ये टी लिया है। ठीक है, तो ये बिट बी आई और टी मिलके बिट बन गया। ठीक, तो ये बाइनरी डिजिट से मिलकर के बिट शब्द मिला है। बाइनरी डिजिट इतना बड़ा ना लिख करके शॉर्ट में हम इसको बिट लिख देते हैं। और आपको पता है कि 8 बिट बराबर आपका 1 बाइट होता है। ठीक है, चलिए एक किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 किलोबाइट में 1024 होते हैं, मगर बाइट बोलता तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट, तो 1024 बाइट। तो वही देखते हैं। चलिए इसको आपको सॉल्व कर बताऊं मैं। और बिट बोलेगा तो 8192, और कैसे है 8192 आपको बता दूं मैं। तो एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। इसलिए आप एग्जाम में हड़बड़ाइएगा मत। आपको सबसे पहले ऑप्शन में 1024 से दिया रखता है, देखिए भटकान के ध्यान दीजिएगा शब्द पे कि बिट्स पूछा है, बिट्स नॉट बाइट। और बिट्स मैंने बताया मैंने कि बाइनरी डिजिट होता है। तो 1024 बाइट है, और बाइट मैंने क्या होता है, एक बाइट मतलब होता है 1024। तो एक बाइट बराबर आपको कितना बिट होता है, 8 बिट होता है। आपको पता है 8 बिट होता है, इसलिए मैंने आपको पीछे ही बताया था। तो बस सिंपल सी बात है, 1 KB बराबर 1024 बाइट, और बाइट बराबर क्या होता है आपका 1024 लिखिए गुणा 8 बिट। अब बिट में निकाला था आपको आंसर है ना, क्योंकि बिट में पूछा है। तो 1024 गुणा 8 जब ये करेंगे तो आपको 8192 बिट प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आप मेरे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि क्या पूछता है यहाँ पर, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद पूरा सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो सिंपल सी बात है, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ये बाइट बात कर रहे थे, यहाँ पे बीट पे आपको जाना नहीं है, सिर्फ बाइट भी कर जाना है आपको। कितने बाइट होते हैं? तो सीधी सी बात है 10,48,576, ठीक है, बाइट होते हैं। और इसका मान कैसे निकलेगा आपको बता दूं मैं, चलिए वो भी बता देता हूँ, तब वो डाउट मत रहे आपको, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो 1 मेगाबाइट की बात कर रहे हैं, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 आपका किलोबाइट। हम आपको किलोबाइट तो पूछा नहीं है, केवल बाइट पूछा है, तो किलोबाइट में किलो हटाना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं हम, तो 1 मेगाबाइट बराबर, इसको तोड़ते हैं हम फिर से, 1024 और 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है, ठीक। तो फिर यहाँ 1024 लिखेंगे किलो की जगह में, 1024 बाइट। तो 1024 गुणा 1024 जब बाइट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10,40,576 ना, 576 बाइट, ठीक। इसी को अगर शॉर्ट में 10,48,000 को ना पूछ करके 1 MB में लगभग कितने होते हैं, तो 10 लाख का बात हो तो लगभग 10 लाख बाइट होते हैं। तो इसको 10,48,546 का एग्जैक्ट वैल्यू है, और इसको ऐसा ना पूछ करके 10 लाख पूछ सकता है। कितने बाइट होते हैं? 10 लाख बाइट होते हैं लगभग। चलिए देखते हैं, देखिए 10 लाख बाइट्स पूछा ना, उसी क्वेश्चन को पूछ लिया उसने, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, तो आपको पता है कि 1 मेगाबाइट बराबर होती है, तो सिंपल सी बात है, आंसर आपका कंप्लीट। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है? यूनिकोड का बात कर रहा है। आपको पता है कि मैंने बताया था कि 2 बाइट होते हैं, और 2 बाइट में 1 बाइट जो है वो आपका 8 बिट से मिलता है, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, 16 बिट। तो 16 बिट या 2 बाइट, तो याद रखिएगा इसको 16 बिट लिखेंगे या फिर 2 बाइट लिख सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन कितने तरीके से दे सकता है आपको ऑप्शन में, 16 बिट जो बोला है इसको आपको बोल सकता है एग्जाम में इसी क्वेश्चन को 16 बिट करके भी, ठीक है, या 2 बाइट करके भी, या नहीं ये तो हो गया 8 8 16, 2 बाइट करके हो गया, और 4 बराबर 4 निबल करके भी, निबल भी इसका यूनिट होता है। 4 बाइट बराबर, क्योंकि 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, 4 बिट बराबर 1 निबल। तो वहां से 4 बिट होगा, 4 चौक 16, तो 4 निबल बराबर। तो इतना, ये 3 तरीके से क्वेश्चन को वहां पूछ सकता है, और कई बार ये संबंध रैक पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, तो आंसर इसका सीधी सी बात है, दोनों ही सही है इसका, ठीक है। और जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, एकदम सही बोल रही है। और बता दूं मैं कि जो जावा का जो सन माइक्रो सिस्टम द्वारा जो विकसित किया गया है, इसका खोज जेम्स गॉजलिंग ने किया था। तो आप नाम याद रखिएगा, कई बार नाम पूछ सकता है। तो किसने खोज किया जावा का? जेम्स गॉजलिंग, ठीक है। और इसका जावा का खोज किसने किया है? सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। और .NET फ्रेमवर्क जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो दोनों याद रखिएगा आप, रटने वाला चीज है। .NEट फ्रेमवर्क जो है माइक्रोसॉफ्ट, याद रखिएगा, और जो जावा है जावा जो है वो सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है, और जावा जो निर्माण किया था जेम्स गॉजलिंग में उनका योगदान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है पे ध्यान देना है कि नहीं है, मतलब बाकी होंगे, तो कौन से इसमें नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो बाकी गूगल क्रोम आपका है, लाइनक्स भी है, ओपन ऑफिस भी है, 3 नाम याद रख लीजिए। गूगल क्रोम ओपन सोर्स है, देखिए कोई भी जाकर उस पर सर्च करके एक्सप्लोर कर सकता है। लाइनक्स भी है, ओपन ऑफिस भी है, ये तीनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, ठीक है। चलिए, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होता है।
इसका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। एक कंपनी के कर्मचारी जो है, मान लीजिए एक कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क बिछे हुए जाए ताकि सूचना आदान प्रदान बहुत फास्ट हो सके। जैसे रिलायंस है, उसकी हर अलग अलग राज्य में और हर अलग सिटी में उसके ऑफिसेस हैं, तो सारे के पास सूचना बहुत फास्ट तरीके से मूव कर सके और काम फास्ट हो सके करके वो सारे एक ही नेटवर्क पे पूरे काम करते हैं। तो उसी जो एक ही नेटवर्क पूरी कंपनी काम करती है उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो उसी का ये बात कर रहा है ताकि काम पूरा सुरक्षित तरीके से हो सके और वहाँ उस नेटवर्क का डाटा उसी नेटवर्क में रहे ताकि उसको कोई अनाधिकृत रूप से यूज ना कर सके। इथरनेट का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। और इसी इथरनेट का ही बात वो जो कंपनी यूज करती है लोकल एरिया नेटवर्क, ये वही इथरनेट यही है, ठीक है। एक डेटाबेस में फील्ड होती है, क्या होती है भाई? आपकी जानकारी किस तरह नहीं होती है? फील्ड, जो आपकी फील्ड होती है उसमें हम पूरा बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हम उसको जमा करके रखते हैं, उसी को बोलते हैं फील्ड, ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का अर्थ है, एएलयू का अर्थ है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और इसका उपयोग गणितीय संक्रियाओं के मैथमेटिक्स ऑपरेशंस को डन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए दोनों क्वेश्चन पूछता है कई बार, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और इसका उपयोग क्या करते हैं? गणितीय संक्रियाओं को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सीडी माने कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। चलिए, तो कॉम्पैक्ट डिस्क का आंसर हो गया, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट याद रखिएगा, कंप्रेस्ड कंप्यूटराइज्ड, देखिए कितना तरीके से भ्रमित करता है, हमको ये सब ज़्यादा मैचिंग लगते हैं। तो कॉम्पैक्ट क्यों होता है? क्योंकि देखिए हम इतना सारा डाटा, कितना वो सारा डाटा 5-5 जीबी 4-4 जीबी डाटा होता है, और छोटे से कॉम्पैक्ट माने दबा करके, मगर दबाने कंप्रेस्ड नहीं है ना, कॉम्पैक्ट माने उसको छोटा कर रहे हैं, उसको पूरे आकार में छोटा कर दिए और उसको छोटे से डिस्क में हम उसको फिक्स करके उतने बड़े उतने सारे इंफॉर्मेशन को रख लेते हैं, तो उसका नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है, ठीक है। कॉम्पैक्ट मतलब क्योंकि छोटा डिस्क है इसलिए, है ना, कॉम्पैक्ट रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? सिंपल से इसका आंसर है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका कई बार फुल पूछ लेता है, तो मैं लिख दूं आप लोगों को HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये होता है, और इसका ये तो फुल फॉर्म बता दिया, ये आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, इसका यूज समझिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही ऐसे नियमों का संग्रह है जिसकी मदद से आप इंटरनेट की दुनिया पर कुछ भी लिख सकते हैं। सुन में आया बात? अच्छा, जब भी आप इंटरनेट पर कुछ लिखते हैं तो HTTP की वजह से ही पॉसिबल है। सुन में आ गया बात? चलिए, आप जो भी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसको किसी न किसी टाइप किया होगा, किसी ने डाला होगा, तो डालने के जो एल्गोरिदम यूज होता है, जो प्रोटोकॉल यूज होता है, जो नियमों का संग्रह जो यूज होता है, वो HTTP ही है। समझ के बाद चलिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है, ऐसी बात है, बी डिस्क कहलाता है। डिस्क क्यों कहलाता है? देखिए, चुंबकीय टेप तो पुराना है, जो हम कैसेट वाला पढ़ते थे, घुमा घुमा के कैसेट लगाते थे और सुनते थे गाना, फिर खत्म हो जाता, फिर वापस घुमाते थे, उल्टा डालते थे, तो कैसेट था, तो ये तो पुराना जमाना हो गया, इसलिए उसका क्षमता ज़्यादा नहीं थी। उसका इसमें डिस्क है, अब डिस्क से भी एडवांस आ चुके हैं, है ना। तो डिस्क में ही अब डिस्क के, चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। डिस्क पर कैसे सूचना संग्रहित होती है वो समझाता हूँ आप लोगों को इसी बहाने। ये डिस्क आप लोग देखें, स्ट्रक्चर ये प्लास्टिक होता है और उसके चारों तरफ ऐसा सूचना संग्रहित होती है। तो देखिए, डिस्क पे जो बहुत सारा ऐसे गोल 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 संरचना बनी होती है, कई बार इस संरचना का ही नाम पूछ लेता है। तो जो एक गोल गोल संरचना बनी हुई डिस्क पे, इसी को बोलते हैं ट्रैक। सुन में आया बात? डिस्क में इसी ट्रैक पे ही हमारी सबसे अंदरूनी ट्रैक ये है, तो लेजर इस पे पड़ेगा और यहाँ से सूचना इस पे लिखते फिर उसको बाहर लेयर पे लिखेगा, उसके बाहर लेयर पे स्टोर करेगा, उसके बाहर लेयर पे स्टोर करेगा। इस प्रिंसिपल पे जो CD पे है, जो इन्फॉर्मेशन जो डली जाती है, उसको ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। और इस ट्रैक के जो जैसे मान लीजिए ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ 2 मुँह पे। तो इस ट्रैक का जो छोटा सा हिस्सा है जिस पर सूचना ऐसे भरी, उसके बाद इसके अगले हिस्से में भरेगी, तो छोटा सा हिस्सा इसको फील्ड बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फील्ड, FIELD, फील्ड। और जो घुमा हुआ पूरा चक्री है इसको बोलते हैं ट्रैक।
कई बार इस पे क्वेश्चन टाइप हो चुका है आपको, ठीक है। चलिए, ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क है, देखिए ऑप्टिकल डिस्क का बात किया था मैंने, और उसका जो एडवांस वर्जन है वो ब्लू रे डिस्क है। तो देखते हैं कि नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है? तो डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि बीडी माने ब्लू रे डिस्क को बीडी देखिए शॉर्ट फॉर्म में उच्च परिभाषा वीडियो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। एकदम सही जवाब है ये, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि उससे एडवांस है, डीवीडी से एडवांस आपका ब्लू रे डिस्क तो सपोर्ट करेगा हाई डेफिनेशन वीडियो को। दूसरा, डीवीडी की तुलना में ब्लू रे डिस्क फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक होती है। एकदम सही बात है, डीवीडी की क्षमता कम होती है और इसकी क्षमता ब्लू रे डिस्क की क्षमता बहुत अधिक होती है। बताऊंगा कितनी कितनी होती है। और ब्लू रे डिस्क की मोटाई 2.4 mm है, जबकि डीवीडी की मोटाई 1.2 mm है, ये गलत है। इसकी दोनों की सिंगल लेयर की जो मोटाई होती है 1.2 mm ही होती है, और 1.2 में जब आप दूसरे लेयर पे जाएंगे, 2 लेयर की आप डिस्क बनाएंगे तो उसका 1.2 प्लस 1.2 2.4 होगा। तो सेम लेयर पे, मतलब दोनों मान लीजिए कि एक ही लेयर वाले हैं, तो दोनों का मोटाई 1.2 mm ही होगा, ठीक है। और बस 1.2 mm के आप डीवीडी रख लीजिए और 1.2 mm का ब्लू रे डिस्क रख लीजिए। तो डीवीडी में आप मैक्सिमम 5 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि ब्लू रे डिस्क में आप 25 GB तक का डाटा आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप समझिए दोनों के बीच अंतर, और ये भी याद रखिए 5 और 25 जो बताया मैंने GB डाटा स्टोर करना, वो भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम, ये इसकी डबल लेयर की मोटाई है, इसकी सिंगल लेयर की मोटाई है। दोनों सिंगल लेयर में ही ये 5 GB डाटा रखेगा तो वो 25 GB डाटा रखता है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है बताइए मेरे को? कंपाइलर। कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर है जो कंपाइल्ड भाषा में लिखे हुए लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कंपाइलर क्या होता है वही बता दी मैंने। कंपाइल्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ चीज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, तो कंपाइलर और एक सॉफ्टवेयर है वो। इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है बताइए मेरे को? असेंबलर इसमें हार्डवेयर नहीं है। असेंबलर वो है जो कि असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को, कोड को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, जिसको कंप्यूटर समझ सके और वो काम को कर सके। तो इस तरीके से आज की हमारी यहाँ सीरीज कंप्लीट होती है, और आप सभी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।